हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 2025 में जो भी साइंस के सवाल बीपीएससी में पूछे गए हैं उन सबको डिस्कस कर रहे हैं और ये उसका पार्ट नंबर 8 है। इससे पहले मैंने 7 वीडियोस हैं वो अपलोड कर दिए हैं। ये आपके आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन हैं, चाहे वो एईडीओ हो, पीएसएससी के और एग्जामिनेशन हो, सीजीएल 4 हो, बीपीएससी 70 सेकंड हो, ये सारे एग्जामिनेशन में ये हेल्पफुल होगा। आप देखते हो कि साइंस का लेवल जो है वो कैसा बढ़ता चला जा रहा है। तो आपको साइंस की समझ तो होनी ही चाहिए और पीवाईक्यू तो ऐसा होना चाहिए कि रात में 2 बजे भी उठा के कोई पूछे तो पीवाईक्यू गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम जो एग्जामिनेशन देखने वाले हैं बीपीएससी का वो है एमडीओ, मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्जामिनेशन हुआ था, 2025 में हुआ था। तो उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जितने भी साइंस के सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट से भी जुड़े हुए रहेंगे ना, तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो टोटल मैं यहाँ से 31 क्वेश्चन है वो लेकर आया हूँ, जो कि साइंस या फिर साइंस से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेनेशन डिटेल से होगा तो टाइम तो लगेगा ही। हम हमारा जो सवाल है वो स्टेटमेंट दो दिया हुआ है। कहा गया है कि जो कलपक्कम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। फास्ट, वो जो है वो एक फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर है, ये बोला जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो कलपक्कम है, इस कलपक्कम को एक और नाम से जाना जाता है। क्या आपको पता है? ये जो कलपक्कम तमिलनाडु में है, यहाँ पे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है और यहीं पे जो है वो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर जो है वो संचालित किया जाता है। और यह जो है वो भारत के 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम, 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम था, उसके उसका जो है वो उसका यह सेकंड चरण का ये हिस्सा था। ठीक है, तो ये जो है वो भारत का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम था उसमें ये सेकंड स्टेज का था। सेकेंड स्टेज का ये जो है वो प्रोग्राम था। और यहाँ पे जो है वो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर जो है वो बनाया गया है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो तमिलनाडु में कलपक्कम में ही स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर होता है वो डिजाइन होता है टू यूटिलाइज अ थोरियम फ्यूल साइकिल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये पूछ रहा है। तो बोल रहा है कि जो ये जो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर होता है ये थोरियम ईंधन चक्र का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया जाता है, सिंपल सी भाषा में। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। अब ये स्टेटमेंट गलत क्यों है इसकी बात करते हैं। तो भारत के जो परमाणु कार्यक्रम है उसका अंतिम लक्ष्य यही होता है कि भारत में देखो मोनाजाइट जो बालू है ना, मोनाजाइट बालू जो केरल में होता है वहां पे थोरियम बहुत ज्यादा मिलता है। तो भारत हमेशा कोशिश कर रहा है कि उस थोरियम से हम एनर्जी को ले सकें, क्योंकि थोरियम भी है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही है, लेकिन वो यूरेनियम जैसा नहीं है, वहां पे एनर्जी उतनी नहीं मिलती है। तो ये जो है ना इन एक्टिव फॉर्म में ये होता है। तो उस थोरियम का उपयोग करना ही मुख्य लक्ष्य है हमारा। जो तीसरा स्टेज इसका आएगा ना, जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम चल रहा है, 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, ऐसे लिख देता हूं, 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर जो चल रहा है प्रोग्राम। तो इसमें पहला स्टेज हो गया, दूसरा स्टेज हो गया और तीसरा स्टेज हो गया। तो दूसरा स्टेज जो था ना उसमें फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर आया। और तीसरा स्टेज में क्या आएगा ना, तीसरा स्टेज का मेन ही उद्देश्य ही मेन है कि थोरियम का जो है वो यूज करना। ठीक है, थोरियम का जो है वो यूज करना तीसरा का मेन काम होता है कि थोरियम का उपयोग करना है। ठीक है, लेकिन वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो भारत जो है वो फास्ट ब्रिड टेस्ट रिएक्टर के में मुख्य रूप से जो है वो प्लूटोनियम यूरेनियम कार्बाइड का यूज करता है। अभी जो है वो थोरियम का भारत यूज नहीं करता। करंट सिचुएशन में हम किसको यूज करते हैं? तो हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं प्लूटोनियम यूरेनियम कार्बाइड। इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है। और पूरा मैं लिख दूं तो इसको बोलते हैं प्लूटोनियम यूरेनियम कार्बाइड। प्लूटोनियम यूरेनियम कार्बाइड, प्लूटोनियम यूरेनियम कार्बाइड इसको बोला जाता है। यही अभी यूज किया जाता है एज अ फ्यूल।
तो कभी भी पूछा जाए एज अ फ्यूल किसको यूज किया जाता है, तो प्लूटोनियम यूरेनियम कार्बाइड को एज अ फ्यूल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है। थोरियम का जो उपयोग है वो ब्लैंकेट के रूप में कर सकते हैं, ताकि उसे यूरेनियम जो 233 है उसमें बदला जा सके। तो थोरियम को हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, इसका समस्थानिक से इसको जो है वो चेंज करके यूरेनियम 233 बना सकते हैं। यूरेनियम 233 इससे कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन इसका डिजाइन और प्राथमिक जो संचालन है वो वर्तमान में थोरियम ईंधन चक्र पर आधारित नहीं है, बल्कि प्लूटोनियम चक्र पर आधारित है। तो थोरियम का उपयोग जो है वो कामिनी रिएक्टर और भविष्य में जो अहवार है उसमें प्रमुख रूप से किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि थोरियम नहीं, थोरियम जो थर्ड स्टेज हमारा चल रहा है ना, वहां पे इस थोरियम को हम किस रिएक्टर में यूज करेंगे, तो थोरियम को कामिनी जो हमारी रिएक्टर होगी, कामिनी जो रिएक्टर होगी उस कामिनी रिएक्टर में हम इसको यूज करेंगे, थोरियम का उपयोग करेंगे। और भविष्य में आगे आने वाले में हवर जो है उसमें भी हम इसको यूज करेंगे। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा जो है वो गलत है। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो सत्य कथन की जब बात आती है तो ओनली वन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। ओनली वन हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्ट है। ठीक है। तो याद आपको रखना है, थोरियम नहीं होगा, वहां पे प्लूटोनियम होगा। थ्री स्टेजेस में बात करें तो पहला में जो ईंधन के रूप में हम किसको यूज करते हैं, फर्स्ट थ्री स्टेजेस में जो पावर जो मैंने बताया ना, पावर जो कि यूरेनियम को हम यूज करते हैं, यहाँ पे जो है वो यूरेनियम को यूज करते हैं। दूसरा जो फास्ट ब्रिड टेस्ट रिएक्टर जो दूसरा स्टेज आया, यहाँ यहाँ पे हम जो है वो फ्यूल के रूप में किसको यूज करते हैं, तो ये वाला सबसे पहले ऐसे लिखो, पहला जो स्टेज होता है ना वो होता है PHWR, और यहाँ पे हम यूरेनियम यूज करते हैं। उसके बाद फास्ट ब्रिड टेस्ट रिएक्टर जो है वो सेकंड स्टेज आता है और इसमें हम प्लूटोनियम को यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेज जो आता है वो अहवर का आता है, जिसको कामनी हमने बोला, तो थर्ड स्टेज अहवर का आता है, अहवर। ठीक है। AHWR, उतना डिटेल नहीं जाना है, इसका आता है। और इसमें जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं थोरियम यूरेनियम 233, यहीं पे हम यूज करेंगे थोरियम यूरेनियम 233। ठीक है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। ब्रीडर रिएक्टर जो है, इसके मतलब की बात में करूं तो यह जो है वो खपत से ज्यादा ईंधन जो है वो पैदा करता है। ब्रीडर रिएक्टर का यही ब्रीड करता है, तो ब्रीडर रिएक्टर का यही फायदा होता है ना, कभी भी सवाल पूछा जाए तो ब्रीडर रिएक्टर जो होता है, ब्रीडर रिएक्टर जो होता है, इसका फायदा क्या है ना, कि जितना इसका कंजम्पशन है ना, जितना इसका खपत है ना, उस खपत से ज्यादा जो है वो ऊर्जा उत्पन्न करता है। खपत से ज्यादा जो है वो ईंधन जो है वो खपत से ज्यादा ईंधन जो है वो पैदा करता है। खपत से ज्यादा जो है वो फ्यूल, ये ऊर्जा की जगह फ्यूल लिख लो, तो फ्यूल भी तो ऊर्जा ही ना, ये जो है वो पैदा करता है। ये आपको ध्यान रखना है। जो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर होता है, यहाँ पे कूलेंट के रूप में हम किसको यूज करते हैं, तो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कूलेंट, ऑलरेडी मैंने पिछला जो लेक्चर था शायद एसआई वाला, उसमें बताया था कि कूलेंट के रूप में लिक्विड सोडियम या फिर जो वाटर है उसको भी यूज करते हैं। तो लिक्विड सोडियम आप लिखो, लिक्विड सोडियम को हम यूज करते हैं, लिक्विड सोडियम। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जो भी जरूरी था वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स आर इंक्लूडेड इन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। तो देखो, भारत में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो पहले तो समझो कि ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट होता क्या है। देखो, ऐसा एरिया जहां पे बायोडायवर्सिटी जो बहुत ज्यादा हो, जहां पे फ्लोरा एंड फ्यूना, मतलब जहां पे जीव जंतु भी ज्यादा हो और पेड़ पौधे भी ज्यादा हो, बहुत ज्यादा उनमें डाइवर्सिटी हो, कई प्रकार के जो है वो पेड़ पौधे हो, लेकिन वो जो है वो खतरे में है, वो सारे जो है वो खतरे में है। इस कारण से वो हॉट स्पॉट की गिनती में आएंगे, तो इसको बायोडायवर्सिटी हॉट हॉट स्पॉट है वो कहा जाता है। इसके कंसेप्ट की बात करें तो बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट जो क्षेत्र होता है, वो जो है वो सबसे पहले किसने दिया था, तो नॉर्मन मायर्स ने, ये कंसेप्ट है वो 1998 में दिया था। 1998 में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था नॉर्मन मायर्स। नॉर्मन मायर्स
नॉर्मन मायर्स ने ही ये कंसेप्ट जो है वो 1998 में दिया था। और भारत में 4 जो है वो हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। पहला जो है वो हिमालयन है, तो देखो कहाँ है हिमालयन? तो हिमालयन यहाँ है। पहला जो है वो हिमालयन है, जो कि जो पूरा भारतीय हिमालय क्षेत्र है वहां पे है। और दूसरा जो है वो वेस्टर्न घाट आता है, भारत का पश्चिमी घाट जो है वो है। तीसरा जो है वो इंडो बर्मा आता है। इंडो बर्मा का जो क्षेत्र होता है, उत्तर पूर्वी जो भारत है, असम को यदि छोड़ दिया जाए और अंडमान निकोबार है उसको शामिल कर दिया जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है, अंडमान निकोबार इसमें शामिल होता है। उसके बाद चौथा जो आता है वो सुंडालैंड आता है। सुंडालैंड जो होता है वो, इसमें निकोबार द्वीप समूह शामिल होता है, और इसमें कुछ जो है वो इंडोनेशिया और मलेशिया का जो पार्ट है उसको भी रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमेशा आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा कि जो सुंदरबन है ना, वो एक बायोस्फीयर रिजर्व है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सुंदरबन से आपको हमेशा कंफ्यूज करता है। सुंदरबन और सुंडा लैंड ऐसे करके कंफ्यूज हो जाता है ना, तो सुंदरबन याद रखिएगा कि सुंदरबन एक बायोस्फीयर रिजर्व तो है, लेकिन यह जो है ना वो हॉटस्पॉट नहीं है। ठीक है, यह हॉटस्पॉट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद बात करें, सतपुरा हो गया, थार हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, इन सब में जैव विविधता जो है वो पश्चिमी घाट या फिर हिमालय है उनसे जो है वो उनकी डेंसिटी जो है वो कम होती है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। क्राइटेरिया की बात करें कि किसको जो है वो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में रखा जाएगा, तो कम से कम वहां पे 1500 जो है वो वस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए। वहां पे जो है वो एंडेमिक होनी चाहिए, वो सारे प्लांट जो है ना वो वहां के स्थानीय होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बाहर से लाके लगाए गए हों। ठीक है, और 70% जो है वो वनस्पति होनी चाहिए, जितने भी फ्लोरा है ना, 70% जो फ्लोरा है वो नष्ट हो चुके हों, तभी उनको हॉटस्पॉट में रखा जाता है। यदि हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में आपको 36 हॉटस्पॉट जो है वो मिल जाएंगे, और भारत में जो है वो 4 हॉटस्पॉट्स आपको मिलेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत में 4 हॉटस्पॉट। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है कि जो राइबोसोम होता है, जो हमारा जो सेल होता है, उस सेल का सेल ऑर्गेनल है एक राइबोसोम। वो राइबोसोम पूछ रहा है कि किसके केंद्र में होता है, जो सेल होता है ना, राइबोसोम किसके केंद्र में होता है। तो राइबोसोम का सीधा सा ये पूछ रहा है कि मेन काम क्या है। तो देखो, हमारा एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक हमारा सेल ऑर्गेनल होता है। अब ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये दो पार्टों में बढ़ता है। एक बढ़ता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक जो बचा है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब ये जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, इस पे ऐसे 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 रहता है। ठीक है, और ये जो होते हैं, ये ऐसे ऐसे जो डॉट 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 छोटे छोटे बूंदों की तरह जो होते हैं ना, उनको हम कहते हैं कि वो राइबोसोम्स है, वो राइबोसोम्स है। और इन राइबोसोम्स का क्या काम होता है, तो प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन करना, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, तो प्रोटीन संश्लेषण में इसका जो है वो काम आता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। इसी कारण से जो राइबोसोम है उसको हम बोलते हैं कि ये प्रोटीन की फैक्ट्री है, ये जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन फैक्ट्री इसको कहा जाता है। यदि हम बात करें तो यह जो है वो आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ एक बहुत छोटा पार्टिकल है। इसका जो कंपोजिशन की बात करें तो ये किससे बना हुआ है, वो आरएनए से बना हुआ है, और उसके साथ ही साथ प्रोटीन से बना हुआ है। आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर ये बना हुआ है। इसका मेन जो काम होता है वो मैसेंजर आरएनए जो होता है, जिसको एमआरएनए कहते हैं। इसमें जो भी जेनेटिक कोड होता है उनको पढ़ना और अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन का जो लंबा श्रृंखला है उसको बनाना। ठीक है, ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसमें क्या क्या कंपोनेंट है। अब इसका मेन राइबोसोम है, उसका काम क्या है, वर्क क्या है मेन, तो इसका मेन जो वर्क होता है ना, वो मेन वर्क होता है कि इसका मेन वर्क होता है कि आरएनए और प्रोटीन, जो मेन इनका वर्क होता है, इसका मेन जो काम होता है वो मैसेंजर आरएनए, एम आरएनए होता है, उसको मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। देखो, एम आरएनए और एम आरएनए होता है, जिसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो इसका मेन काम होता है कि मैसेंजर आरएनए में जो भी जेनेटिक कोड्स होते हैं, इनमें जो भी जेनेटिक कोड होते हैं, इनमें जो भी जेनेटिक कोड होते हैं, उन जेनेटिक कोड्स को ये रीड करता है, उनको ये पढ़ता है। ठीक है, रीड करता है, पढ़ता है, और उसके साथ ही साथ यह जो है वो अमीनो एसिड को जोड़ता है। यहाँ पे जो अमीनो एसिड, जो प्रोटीन का बेसिक यूनिट है, उस अमीनो एसिड को जोड़ता है, और उसके साथ ही साथ ये जोड़ने के बाद जो प्रोटीन है,
प्रोटीन का एक चेन जो है वो क्रिएट करता है, प्रोटीन का एक लंबा चेन जो है वो क्रिएट करता है। और इस पूरी प्रक्रिया को, ये जो पूरा प्रोसेस हम कर रहे हैं ना, mRNA मैसेंजर के रूप में काम करता है, जेनेटिक कोड है उसको पढ़ता है। राइबोसोम जो है वो जेनेटिक कोड को, mRNA जो है उसको पढ़ता है। जेनेटिक कोड को रीड करने के बाद उसमें प्रोटीन को जोड़ता है और प्रोटीन का एक चेन बनाता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस हुआ, इस पूरा प्रोसेस का एक नाम होता है और इसको बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अनुवादन। अनुवादन। और इंग्लिश में बात करें तो इसको बोला जाता है ट्रांसलेशन। इसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि राइबोसोम जो है वो क्या है और इसका जो है वो क्या काम होता है। ठीक है। बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम जो होता है वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट राइबोसोम जो है वो पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में जो राइबोसोम होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। तो यदि हम बात करें कि प्रोकैरियोटिक जो जो कि पुराना होता है, जो प्रिमिटिव होता है, उसमें जो है वो 70s का राइबोसोम पाया जाता है। और जो यूकैरियोटिक होता है उसमें 80s का, 80s का जो है वो राइबोसोम पाया जाता है। सवाल यहाँ से पूछा जाता है बार बार, ये आपको ध्यान रखना होगा। और आता कहाँ पे है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये रहता है। ये भी सवाल जो है वो पूछा जाता है। अब सवाल ये भी आता है कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी खोज जो है वो किसने की थी। तो इसको खोज जो है वो जॉर्ज पेलाडे ने की थी। तो ये ध्यान रखना है किसने की थी, तो जॉर्ज पेलाडे। जॉर्ज पेलाडे है, उसने इसकी जो है वो खोज की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। बाकी बात करें रिस्पायरेशन, तो आपको मैंने बता दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो रिस्पायरेशन होता है और वहीं पे एनर्जी बनता है। इस कारण से इसको पावर हाउस बोला जाता है। रिस्पायरेशन चैप्टर में मैंने काफी डिटेल से इसको बनाया है। फैट को कहाँ पे सिंथेसाइज किया जाता है, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। यहाँ से आप इनको निकालो, ये सवाल पूछा जा सकता है। फैट का सिंथेसाइजेशन जो है वो कहाँ होता है, तो ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ये जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है। तो यहाँ पे क्या सिंथेसाइज होता है, तो फैट। यहाँ पे क्या होता है, तो प्रोटीन। यहाँ पे होता है प्रोटीन और यहाँ पे जो है वो स्मूथ वाले पे फैट होता है। फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि हरित लवक में होता है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि देयर आर सम प्लास्टिक्स विच मोल्डेड वंस कैन नॉट बी softened बाय हीटिंग। तो उसको क्या बोला जाता है, देखो सिंपल सी बात है कि कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको एक बार यदि मोल्ड कर दिया जाए तो दोबारा गर्म करके उसको फिर से जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता है। तो वैसे प्लास्टिक जो होते हैं उनको बोला जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। उनको बोला जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखो प्लास्टिक जो होते हैं, प्लास्टिक जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला जो प्लास्टिक होता है उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मो प्लास्टिक्स, पहला जो हो गया वो थर्मोप्लास्टिक हो गया। और दूसरा जो प्लास्टिक होता है उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग। ये जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है। अब ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानूं। थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है, तो इन प्लास्टिक्स जो होते हैं वो जब पहली बार गर्म करके इनको सांचे में ढाल दिया जाता है तो इनके अणु जो होते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतनी मजबूती से जो है वो क्रॉस लिंक बना देते हैं। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो है वो एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं और वो क्रॉस लिंक होते हैं। वो जो है वो क्रॉस लिंक्स बन जाते हैं, क्रॉस लिंक्स बना जाते हैं। और यह एक रासायनिक परिवर्तन होता है। इट इज अ केमिकल रिएक्शन, इट इज अ केमिकल चेंज। इट इज अ केमिकल चेंज नॉट फिजिकल चेंज थर्मोसेटिंग वाला में। तो जब ये केमिकल चेंज है इस कारण से ये जो भी बनेगा वो परमानेंट बनेगा, जो भी बनेगा वो अस्थाई बनेगा, परमानेंट बनेगा। तो इस कारण से उसको दोबारा यदि गर्म करने पर ये पिघलते नहीं है बल्कि वो जल जाएंगे। तो इस कारण से इसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो कहा जाता है। अब इस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के एग्जाम्पल्स यदि कभी आपसे पूछा जाए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के एग्जाम्पल यदि पूछा जाए, तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि बैकेलाइट। एग्जाम्पल आपको याद रखना है बैकेलाइट।
बैकेलाइट में देखो कि कुकर का हैंडल आप देखे हो, प्रेशर कुकर आप देखते होगे, आपका चाय बनाने वाला जो पतली होती है उसको देखते होगे, तो कुकर का जो हैंडल होता है ना, जो ब्लैक कलर या फिर रेड कलर जो भी हो, यूजुअली ब्लैक होता है, तो कुकर का जो हैंडल होता है उसको आप देखो, वो इसी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है। उसके बाद जो है वो मेलामाइन, दूसरा याद रख लो, मेलामाइन। अब ये मेलामाइन जो है वो, इसका एग्जांपल क्या हो गया, तो मेलामाइन वैसे प्लास्टिक्स होते हैं जो टूटते नहीं है, तो ना टूटने वाला जो प्लेट्स आपके घर में होते हैं ना, ना टूटने वाला प्लेट, वो सब इसी कैटेगरी में आता है, मेलामाइन में आता है। तो कभी भी सवाल आ जाए बैकेलाइट और मेलामाइन के बारे में, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। और थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में अंतर होना चाहिए। थर्मोसेटिंग जो है वो आपको पता है कि कैसे क्या काम करता है, और थर्मोप्लास्टिक मैंने आपको बता रखा है। ठीक है। बैकेलाइट के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूं जो एग्जामिनेशन के लिए जरूरी होता है, तो ये फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का बना हुआ होता है। बैकेलाइट जो है वो किसका बना हुआ होता है, तो बैकेलाइट जो है वो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का बना होता है। फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड है इसका बना होता है, तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड है इसका बना हुआ होता है। यूज इसको हम कहाँ करते हैं, तो बैकेलाइट का यूज आप बिजली का जो स्विच होता है, क्योंकि ये जो है वो बैड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इस कारण से। और गर्मी को ये एब्जॉर्ब भी करते हैं, गर्मी को ये सहन भी कर सकते हैं, इस कारण से जो बिजली की स्विच होती है ना, उनमें इसको यूज जो है वो बैकेलाइट को कर सकते हैं, बैकेलाइट को करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। बाकी अदर ऑप्शन की बात करें तो अलग अलग जो ऑप्शन हमको यहाँ पे दिया हुआ है, वो क्या क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। तो अलग ऑप्शन दिया हुआ है, पहला टीपीयू दिया हुआ है, थर्मोप्लास्टिक पॉली यूरेथिन, थर्मोप्लास्टिक पॉली यूरेथिन। तो ये जो टीपीयू हो गया, एसडीपीई हो गया, पीवीसी हो गया, ये सभी जो है वो थर्मोप्लास्टिक है, और इन्हें बार बार गर्म करके पिघलाया जा सकता है और नया आकार जो है वो दिया जा सकता है। तो चाहे वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन हो, उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन हो, हाई डेंसिटी वाला पॉलीथीन हो, या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जिसको पीवीसी कहते हो, इन सबको दोबारा पिघला के चेंज किया जा सकता है, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को दोबारा चेंज जो है वो नहीं किया जा सकता है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। दोबारा चेंज करेंगे तो वो टूट जाएगा या फिर वो जल जाएगा, लेकिन वो चेंज नहीं होगा। समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। रीजन क्या है, मैंने बताया, क्रॉस लिंक हो जाता है, जब एक दूसरे से जुड़ता है तो उसके बॉन्ड जो है वो क्रॉस लिंक हो जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की बात करें, व्हाट कैन बी ऑब्टेन बाय अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल विधि द्वारा, जो है वो पॉलीमर रसायन विज्ञान में अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज विधि के द्वारा क्या जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो है वो मेथड के द्वारा पॉलीमर केमिस्ट्री में क्या हम ऑब्टेन कर सकते हैं, तो सिंपल भाषा में मैं समझाता हूं। केमिस्ट्री है उसका एक अलग पार्ट है पॉलीमर रसायन, और उस पॉलीमर रसायन में अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो तकनीक होती है, उस अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज तकनीक का यूज करके मुख्य रूप से हम किसका निर्धारण करने के लिए ये तकनीक जो है वो करते हैं, तो ये तकनीक का यूज होता है मॉलिक्यूलर मास को निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बनेगा, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है वो एक अत्यंत तेज गति से घूमने वाला यंत्र होता है, जो हजारों गुना ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो जनरेट करता है। ठीक है। ये जो है वो बहुत तेजी से घूमने वाला एक जो है वो यंत्र है, बहुत वेलोसिटी इसकी बहुत तेज हो जाती है, और इसका जो ग्रेविटेशन होता है वो बहुत ज्यादा ग्रेविटेशन को ये जो है वो जनरेट करता है। तो ये जो है वो ग्रेविटेशन को बनाता है, और दूसरा बात बहुत तेज घूमता है, बहुत तेज घूमता है। ठीक है। जब किसी पॉलीमर या फिर प्रोटीन के जो घोल होता है उसमें इसे घुमाया जाता है, तो भारी अणु जो है ना वो तेजी से नीचे चले जाते हैं। ये है। अब यहाँ पे यदि इस मशीन को हमने डाल दिया और इस मशीन को हमने घुमा दिया ऐसे,
तो ये घुमाने के बाद क्या हो गया ना कि इसमें जो प्रोटीन्स होंगे, घुमाने के बाद क्या हो गया कि इसमें जो पॉलीमर्स या फिर प्रोटीन के घोल में जैसे ही डालते हैं तो जो भी हैवी मटेरियल्स होंगे, जो भी हैवी जो भी हैवी पार्टिकल्स होंगे, हैवी जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो हैवी अणु क्या करेंगे, हैवी मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे कि वो सेडिमेंट के रूप में नीचे आ जाएंगे। सेडिमेंट के रूप में वो नीचे आ जाएंगे और उनके नीचे बैठने की जो दर होती है वो सेडिमेंटेशन रेट बोली जाती है। और सीधे उनके आकार और जो मॉलिक्यूलर वेट है उन सब पे ये डिपेंड करता है। तो अतः इसका जो उपयोग है वो पॉलीमर का अनुभार ज्ञात करने के लिए हम यूज करते हैं। तो सीधा सा रट जाइएगा, अनुभार आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर जो मास है उसका यूज करने के लिए इसको किया जाता है। तो ये ध्यान आपको रखना है। बात करें हम प्रेसिपिटेशन की, अवक्षेपण की, तो यह एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल का विशेष उद्देश्य जो होता है वो मेजरमेंट होता है, ना कि प्रेसिपिटेशन वाला। तो इसमें जो है वो क्या मापा जाता है, तो मॉलिक्यूलर मास को मापते हैं। बस आपको ध्यान आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो सेडिमेंटेशन रेट है इसको मापने की जो इकाई होती है, सेडिमेंटेशन रेट है उसको मापने की जो इकाई होती है, ये उसको जो है वो स्वेद वर्ग यूनिट बोलते हैं। सेडिमेंटेशन रेट को सेडिमेंटेशन जो रेट है उसका यूनिट क्या होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं स्वेद वर्ग यूनिट। स्वेद वर्ग यूनिट, स्वेद वर्ग इसको कहा जाता है, स्वेद वर्ग यूनिट कहा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कोलाइड आपको पता है, सॉल्यूशन आपको पता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है वो किसका प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है, किस लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो लगता है। तो बहुत आसान सा ये सवाल है, टफ नहीं है। तो ये जो है वो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग चलता है। कैसे चलता है मैं बता देता हूँ। पास्कल लॉ क्या कहता है, पास्कल लॉ कहता है कि यदि कोई बंद तरल हो, कोई कन्फाइंडेड फ्यूल्ड हो, यहाँ पे कोई फ्यूल जो है वो, कोई लिक्विड जो है वो हमने भर रखा है, ठीक है। बंद होना चाहिए किसी बंद तरल पर। अगर आप ये बंद तरल है ना और यहाँ पे यदि आप फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पे यदि आप फोर्स लगा रहे हो, तो ये फोर्स यदि आप यहाँ पे लगाते हो ना, इस पॉइंट पे यदि आप फोर्स लगाते हो, किसी बिंदु पर यदि आप फोर्स लगाते हो, दबाव डालते हो, तो इसमें इसमें कोई भी क्षय नहीं होगा, इसका कोई भी डिके नहीं होगा। पूरा का पूरा जो है वो प्रेशर सीधा का सीधा यहाँ पहुंच जाएगा। और जहां जितना प्रेशर आपने यहाँ पे लगाया था, फोर्स की जगह प्रेशर लिख लो, जितना प्रेशर जो है वो आपने यहाँ लगाया था उतना ही प्रेशर जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बिना कम हुए। तरल का जो सभी पॉइंट्स होते हैं ना, सभी भाग में सामान्य रूप से यहाँ भी उतना ही प्रेशर लगेगा, यहाँ भी उतना, यहाँ भी उतना, जहां भी उठा लो सब जगह वो है वो सामान्य रूप से ही चलेगा। तो यही फायदा यहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रेक में हो जाता है। जब ड्राइवर जो है वो ब्रेक, आप देखते होंगे कि ड्राइवर गाड़ी में बैठा हुआ है, ड्राइवर जो है वो गाड़ी में बैठा हुआ है। अब गाड़ी में ड्राइवर जो है वो मान लिया कि यहाँ पे पैर से ब्रेक लगाता है। तो पैर से जब ड्राइवर जो है वो गाड़ी में ब्रेक लगा देता है, तो ब्रेक लगाने पर क्या होता है, तो वह जो है वो मास्टर सिलेंडर में जो द्रव्य होता है ना उस पर दबाव डालता है। एक सिलेंडर होता है उस पर प्रेशर डाला। अब उस पर जैसे ही प्रेशर डाला तो पास्कल के रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि यह दबाव जो है ना वो ब्रेक ऑयल के माध्यम से पूरा का पूरा पहिया है वहां तक पहुंच जाएगा, चक्का है वहां तक पहुंच जाएगा। और चक्का तक जैसे ही पहुंचेगा, पहुंचता है, और भारी गाड़ी को रोकने के लिए ये बहुत ज्यादा जो है वो फोर्स, पर्याप्त फोर्स जो है वो दे देता है ताकि वो रुक जाए। तो ये इसी प्रिंसिपल पे ही काम करता है। तो ध्यान आपको रखना है। तो पास्कल लॉ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट चलता है, हाइड्रोलिक ब्रेक चलता है, हाइड्रोलिक प्रेस चलता है, ठीक है। प्रेशर का ट्रांसमिटेड इक्वलिटी होता है, इसके आधार पर यह चलता है। बाकी आर्किमिडीज है वो मैं बात करूं आर्किमिडीज का, तो आर्किमिडीज आपको तैरने का सिद्धांत देते हैं। आर्किमिडीज जो है वो तैरने का नियम, बॉयंसी से संबंधित लॉ है इनका। तो तैरने का नियम जो है वो आर्किमिडीज आपको याद रखना है। उसके बाद बर्नौली का प्रिंसिपल क्या है, तो बर्नौली जो प्रिंसिपल होता है वो तरल में जो होता है, लिक्विड में प्रवाह और दाब जो होता है उससे संबंधित है, ठीक है। लिक्विड में जो प्रवाह होता है और जो दाब होता है
फ्लो जो लिक्विड में होता है और उस पर जो प्रेशर चलता है, उसका पर दब दब दाब दाब जो चलता है, उससे ये रिलेट करता है लॉ। जैसे हवाई जहाज का उड़ना, इन सब बातों में बर्नौली प्रिंसिपल जो है वो चलता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद टोरिसेली की बात करें, टोरिसेली का नियम जो है वो कहाँ चलता है, तो टोरिसेली का जो लॉ है वो कहाँ चलता है, तो यह जो है वो टोरिसेली का लॉ जो है वो बैरोमीटर और द्रव्य के बहने की गति को देखता है। तो ये जो है वो बैरोमीटर एंड जो है वो द्रव्य के बहने की जो गति होती है, लिक्विड का फ्लो का जो रेट होता है उसको देखता है, रेट ऑफ लिक्विड फ्लो। और फिर बैरोमीटर है उसका। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ही सवाल आपको सीधा पूछ लिया जाएगा एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए प्रदान किया गया था, तो क्या उन्हें ई बराबर mc स्क्वायर के लिए नोबेल मिला था? क्या उन्हें ई बराबर mc स्क्वायर के लिए नोबेल मिला था? तो नहीं, ये जो है वो नोबेल इनको इसलिए नहीं मिला था। इनको जो नोबेल मिला था वो 1921 में इनको नोबेल दिया गया था। वो दिया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। इनको मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव है उसके लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान आपको रखना है, ना कि इनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए मिला था, सापेक्षता का सिद्धांत के लिए इनको नहीं मिला था। इनको मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। अधिकतर लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं कि इनको जो है वो रिलेटिविटी, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके लिए मिला था कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आइंस्टाइन ने, जो प्लांक्स है जिन्होंने क्वांटम सिद्धांत दिया था, तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत को यूज किया और उसके बाद जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। और उन्होंने बताया कि जो प्रकाश जो है वो छोटे छोटे फोटोन्स है ना उसमें आते हैं, और इसी खोज को जो है वो क्वांटम यांत्रिकी की, जो क्वांटम फिजिक्स आप पढ़ते हो ना, वो यहीं से पूरा क्वांटम फिजिक्स जो है वो रिलेट होता है। तो ये समझ में आपको आना चाहिए। तो फोटोन क्या होता है, तो पार्टिकल्स, नेचर ऑफ लाइट, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं लाइट के, उनको फोटोन कहा जाता है। लाइट क्या है, लाइट वेव भी है और लाइट जो है वो पार्टिकल भी है, दोनों ड्यूअल नेचर इसका चलता है। 1921 में जो नोबेल है उसकी घोषणा हुई थी और 1922 में इनको नोबेल जो है वो मिल गया था। तो यहाँ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको पता है, यहां से इनको नोबेल नहीं मिला था। ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि वह तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो पैमाना है वो रीडिंग समान देता है। बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा, -40 डिग्री। कभी भी आपको नहीं समझ में आता है कि किस पर होगा, तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, C/5 बराबर F-32/9। ऐसे ही करके ये फॉर्मूला होता है। ये तो याद कम से कम होना ही चाहिए, तभी आप चीजों को कर पाओगे। अब यहाँ पे जब कैलकुलेशन करोगे तो मान लीजिए कि तापमान यदि आपने x मान लिया है, तो c बराबर जो है वो f, और दोनों को जो है वो x रखोगे, तो ऐसा पूरा जब सॉल्व आप करोगे तो -40 डिग्री सेल्सियस आपको वैल्यू जो है वो आ जाएगा। c की जगह x जो है वो आप रख दोगे, उसके बाद जो है वो f की जगह आप x रख दोगे, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही मानना पड़ेगा ना। सी बराबर एफ बराबर एक्स, यहाँ पे इक्वल, तीनों को तो इक्वल ही माना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 9x बराबर 5x माइनस 5×3 = 15, 150, और 5×2 = 10, 160 हो जाएगा। ठीक है। तो ये 160 हो गया, और 160 ये 5 से ऐसे जाएगा, तो 4x बराबर 160 हो जाएगा। और माइनस में तो है ही, माइनस में तो है, तो 4×4 = 16, तो 40, -40 आंसर हो गया। तो ऐसे ही करके आप कभी भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे जो है वो चीजों को। बाकी कभी आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर या तो आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछा जा सकता है या फिर फ़ारेनहाइट में पूछा जा सकता है। तो इसको निकालना नहीं है, इसको रट लेना है एकदम। ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है ऐसे में। और फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो होता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट होता है। अब चूंकि आपका पारा होता है ना, उस समय फ़ारेनहाइट को यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमने ब्रिटिश चीजों को अपनाया है, तो इस कारण से वहां फ़ारेनहाइट चलता है, एफटीपी चलता है, फुट पर सेकंड चलता है। लेकिन हम लोग ज्यादा यूज करते हैं सेल्सियस वाला, लेकिन वहां जो है वो ये चलता है। ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आपको पता है किसको बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसको बोलते हैं? तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो है बोलते हैं -273.15 डिग्री सेल्सियस। या तो इसी को आप बोल सकते हो जीरो कैल्विन, जीरो कैल्विन, जीरो
केल्विन। तो ये समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि लोहे का एक ठोस टुकड़ा जो है, लोहा जो है उसका एक ठोस टुकड़ा जो है वो पानी में डूब जाता है। अ सॉलिड पीस ऑफ आयरन सिंक इन वाटर, लेकिन पारे में तैरता है, बट फ्लोट्स इन मरकरी। क्यों? तो सीधी सी बात है ना, ये सारी चीजें जो है वो डेंसिटी के अनुसार चलती है। ये सारी चीजें जो है वो डेंसिटी के अनुसार चलती है। यहाँ पे हो क्या रहा है ना, यहाँ पे हो रहा है कि ये जो वाटर है ना, ये जो है वो वाटर है। अब इस वाटर में हमने एक रॉड को डाल दिया, हमने एक रॉड को डाल दिया, ऐसे रखता हूं रॉड को। तो ये रॉड डूब गया। क्यों डूब गया? कि रॉड की जो डेंसिटी है ना, रॉड की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है वाटर से। रॉड की जो डेंसिटी है वो वाटर से ज्यादा है, इस कारण से वो डूब गया। लेकिन यही दूसरा कंडीशन हमने लाया, इसको हमने वाटर में ना डालकर, इसको हमने वाटर में ना डालकर जो है वो हमने मरकरी में डाला, लेकिन पारे में ये तैरता है। तो हमने इसको क्या किया, ये मरकरी है, अब इसी में हमने इस रॉड को डाला, इसी में हमने इस रॉड को डाला। तो ये रॉड क्या करने लगा, ये रॉड जो है वो तैरने लगा, ये रॉड जो है वो तैरने लगा। तो ये रॉड तैरने क्यों लगा? क्योंकि मरकरी का जो डेंसिटी है ना, वो जो है वो आयरन से ज्यादा हो जाएगा, आयरन से ज्यादा हो जाएगा। तो इस कारण से ही होता है। तो यहाँ पे लोहा का घनत्व जो है वो पानी के घनत्व से अधिक है, लेकिन पारे से कम है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी समझ में आपको आया होगा। कौन सा प्रिंसिपल चलता है? तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन यहाँ पे चलता है। कोई वस्तु किसी द्रव्य में तभी तैरती है जब उसका डेंसिटी जो है उस द्रव्य के घनत्व से कम होता है। तो यदि वस्तु का घनत्व ज्यादा होगा तो वो डूब जाएगी, कम रहेगा तो वो तैरेगी। यही सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे चलता है। ठीक है। आइस ऑफ बटर की बात करते हैं तो आपको पता है कि 1/10वां भाग जो है वो आइस जो है वो ऐसे रहता है, एक भाग अंदर रहता है, 9 भाग बाहर रहता है। तो ये सवाल भी पूछा जाता है, जब पिघल जाता है फिर भी वाटर पे इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता? देखो इसको मैं समझा देता हूँ, फिजिक्स में ऐसे पढ़ना होता है। सवाल एक बहुत ज्यादा स्टार्ट किया था बिहार पुलिस ने पूछना, अभी भी पूछा ही जाता है ऐसे। ये पूरा है वाटर, ठीक है, ये वाटर है। अब इस वाटर में हमने क्या किया कि एक हमने बर्फ का टुकड़ा डाल दिया, हमने एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया, ठीक है। तो ये जो बर्फ का टुकड़ा है ना, इसका ये वाला ऊपर वाला जो पार्ट है, इस ये 1वां भाग होगा, नीचे वाला जो पार्ट होगा वो पूरा 9 भाग होगा। तो टोटल 10 भाग यदि होगा तो इसका 1/10वां भाग जो है वो ऊपर होता है। 1/10वां मतलब 10 में से एक पार्ट ऊपर है और 9 पार्ट नीचे है। बोलेगा कि यदि ये पूरा जो पिघल जाता है तो पिघलने के बाद वाटर लेवल में क्या फर्क पड़ेगा? तो वाटर लेवल में फर्क जीरो पड़ेगा, क्योंकि यही वाला जो है वो मैनेज हो जाता है। वाटर लेवल, वाटर लेवल यही मैनेज हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। लवणता के कारण आपने देखा होगा, लवणता जो होती है, जो सॉल्ट होता है, जो लवण होता है, उस लवणता के कारण जो घनत्व हो ना वो अधिक हो जाती है। देखो लवणता जो होती है, जो सॉल्ट होता है, उस सॉल्ट के कारण क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी का, घनत्व का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। घनत्व का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जब लवणता ज्यादा होगी तो डेंसिटी ज्यादा होगी। तो यही होता है कहाँ पे? डेड सी में। डेड सी जो हम पढ़ते हैं ना, डेड सी में डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वहां की लवणता बहुत ज्यादा है। इस कारण से इंसान आसानी से जो है वो वहां पे तैर पाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा उत्पादित पहला हार्मोन कौन सा था? तो हमने याद करिए क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट ये जो फैक्ट है इसको बताया था कि पहला जो है वो इंसुलिन ही तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग आपको पता होगा, ठीक है। तो 1983 में पहले जो है वो 1983 से पहले जो है वो जितने भी डायबिटिक के रोगी होते थे ना, उनके लिए इंसुलिन हमेशा जानवर होता था, सुअर होता था, गाय होता था, इनका जो पैंक्रियाज होता था ना वहीं से निकाला जाता था। इससे होता क्या था ना कि इससे लोगों में जो मनुष्य है उसमें एलर्जी होती है। देखो हमारा पैंक्रियाज है ना, इसका जो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होता है, एक्सो होता है और इंडो होता है। तो ये जो इंडोक्राइन होता है वहां पे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती है। अब ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 सेल्स होती हैं। एक जो होता है वो बीटा सेल होता है, एक जो है वो अल्फा सेल होता है और तीसरा जो होता है वो डेल्टा सेल होता है। ये जो बीटा सेल होता है इससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है, अल्फा सेल जो होता है उससे ग्लूकागन हार्मोन निकलता है, और जो गामा सेल होता है, गामा बोल रहा हूँ, डेल्टा सेल जो होता है उससे जो है वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। अब यही हार्मोन जो है वो यदि कम जाता है,
यही हार्मोन कम जाता है तो क्या होता है, आपको जो है वो डायबिटीज मिलेटस हो जाएगा। डायबिटीज होगा, टाइप टाइप 2 डायबिटीज आपको हो जाएगा, डायबिटीज मिलेटस जिसको कहते हैं। तो डायबिटीज मिलेटस आपको हो जाएगा और यहाँ पे जो है वो इंसुलिन आपको बाहर से देना पड़ेगा, ताकि जो इंसुलिन का क्या काम है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। तो यही इंसुलिन हम बाहर से देते हैं, तो बाहर तो बनता नहीं था पहले, 1983 से पहले की बात है। बाहर इंसुलिन नहीं बनता था, उसको गाय या फिर सुअर का जो पैंक्रियाज होता था ना, अग्नाशय जो होता था, उससे लेते थे। लेकिन बाद में इसको आर्टिफिशियली जो है वो एले लीली कंपनी है, एली लीली कंपनी है, कहाँ की, तो एली लीली कंपनी है यूएसए की। इसने 1983 में जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके जो ह्यूमन इंसुलिन है उसको जो है वो तैयार किया। और इसको इसने किससे तैयार किया, तो मानव का जो गट बैक्टीरिया होता है, जिसको ई कोलाई बैक्टीरिया बोलते हैं, ई कोलाई जो बैक्टीरिया बोलते हैं, उस बैक्टीरिया से ही तैयार किया गया था, उस बैक्टीरिया को डालकर ही यूज किया गया था। तो इसके बारे में भी मैंने काफी डिटेल से आपको बता दिया है। अब इसका नाम क्या रखा गया था, एली लिली ने जो इंसुलिन तैयार किया उसका जो है वो ट्रेड नेम क्या रखा था, किस नाम से इसको बेचा जाएगा, ट्रेड नेम जो इसको रखा गया था वो ह्यूमन इंसुलिन कहा गया था। और ह्यूमन इंसुलिन का जो है वो शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया था, ह्यूमलीन। ठीक है, ह्यूमिलीन, ह्यूमिलीन मतलब ह्यूमन इंसुलिन, इसका नाम जो है वो दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ह्यूमन ह्यूमिलीन, ह्यूमिलीन ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक जो है वो एक ये जो है वो एक पुरुष का हार्मोन है, मेल हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक मेल हार्मोन है। और एस्ट्रोजन जो, और वो भी एस्ट्रॉइड टाइप का, ये एस्टेरॉइड टाइप का है, एस्ट्रॉइड टाइप का ये हार्मोन है। उसी तरह से जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ना, वो फीमेल हार्मोन है और वो भी एक एस्ट्रॉइड हार्मोन ही है। दोनों जो है वो एस्ट्रॉइड हार्मोन है। थायरोक्सिन हार्मोन की बात करें तो थायरोक्सिन जो है वो थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर अब हम बढ़ते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है कि लेजर इज यूज टू मेजर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज मून। कह रहा है कि जो लेजर है उसका उपयोग चंद्रमा जैसी दूर की जो वस्तु है उनको मापने के लिए किया जाता है। पहला स्टेटमेंट है कि चंद्रमा जैसी जो दूर वस्तुएं होती है, मतलब बहुत दूर जो वस्तुएं स्थित है ना, उसको नापने के लिए हम लेजर का यूज करते हैं। पहला ये कहा जा रहा है। दूसरा बोला जा रहा है कि वे जो है वो प्रकाश के अत्यधिक सुसुगत स्रोत हैं, मतलब कि दे आर हाईली कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। बोल रहा है कि लेजर जो है वो प्रकाश का जो है वो कोहेरेंट स्रोत है, अत्यधिक सुसंगत जो है वो स्रोत है। तो यहाँ पे बात करें कि जो है वो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है और ये जो है वो एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। बोथ ए आर ट्रू है एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां से आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। कैसे, तो सबसे पहले बोल रहा है ना कि लेजर जो है ना वो दूर की वस्तुओं के मापने के लिए किया जाता है, तो यस किया तो जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि वो कोहेरेंट है, इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो कोहेरेंट है। प्रकाश, लेजर प्रकाश जो होता है वो बहुत ज्यादा कोहेरेंट होता है, अत्यधिक सुसंगत होता है, इस कारण से ये किया जाता है। सबसे पहले तो आपको लेजर का फॉर्म जो है वो फुल फॉर्म पूछागा। लेजर जो है उसका फुल फॉर्म सबसे पहले पूछा जाएगा, तो आपको याद होना चाहिए लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग एमिशन, एमिशन ऑफ रेडिएशन। फिर से मैं बोलता हूं, राइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है। स्टेटमेंट पहला है कि लेजर का उपयोग जो है वो लूनर लेजर रेजिन जो होता है, लूनर रेजर रेंजिंग होता है, उसमें किया जाता है, जहां पृथ्वी से चंद्रमा पर रखे गए जो है वो रेट्रो रिफ्लेक्स पर लेजर बीम भेजी जाती है और उसके उससे लौटने का जो समय है उसको जो है वो मापकर पूरी दूरी की गणना की जा सकती है। ऐसा ही होता है, यहाँ पे लाइट है तो यहाँ से हमने इसको भेजा, अब यहाँ से ये लौट के तो आएगी ना, तो लौट के आएगी तो उसमें कितना डिस्टेंस लगा हुआ है, समय कितना लगा हुआ है, उससे डिस्टेंस को मापा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद जो है वो लेजर प्रकाश की जो किरणें होती है वो कोहेरेंट होती है। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि उनकी जो तरंगे होती है ना वो एक ही
चरण में होती है, एक ही फेज में होती है और एक ही आवृत्ति में होती है, तो साथ ही ये यूनि डायरेक्शनल हो जाती है, तो इस कारण से इसको बहुत दूर भेजा भी जा सकता है। अब चूंकि लेजर जो है वो सुसंगत और कम फैलाव वाला होता है, लो डाइवर्जेंस इसका होता है, इसीलिए यह जो है वो लाखों किलोमीटर की दूरी जाने के बाद भी अपनी जो तीव्रता होती है, अपनी जो इसकी इंटेंसिटी होती है वो बनाए रखती है और अपना डाइवर्ज वो नहीं होती है, वो एक केंद्रित जो है वो रहती है। तो इसी गुण के कारण इसका उपयोग जो है वो लंबी दूरी के मापने में संभव हो पाता है, तो दोनों सही है और उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इन्वेंटर की बात करें तो लेजर के जो सिद्धांत है उसकी नींव तो आइंस्टाइन ने ही रखी थी, लेकिन पहला लेजर जो है वो थियोडोर मैमन ने बनाया था। तो लेजर पहला जो है वो किसने बनाया था? थियोडोर मैमन। किस प्रिंसिपल किसने दिया था? इस लेजर वाला जो थ्योरी है वो किसने दिया था? तो वो दिया था आइंस्टाइन ने। आइंस्टीन है उसने दिया था, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। लेजर प्रकाश जो है वो एक वर्णी होती है, मतलब एक ही रंग या फिर एक ही तरंगदैर्घ्य का होता है, तो इसको मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं। तो लेजर कैसा होता है? लेजर जो होता है वो मोनोक्रोमेटिक होता है। मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमेटिक हिंदी इंग्लिश दोनों सेम रखो। इसका मतलब हुआ कि एक ही रंग या फिर एक ही तरंगदैर्घ्य का होगा। लेजर प्रकाश जो है वो एक वर्णी होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। माइक्रोवेव है, उसका उपयोग करने वाला जो संस्करण होता है उसको जो है वो मेजर कहते हैं। माइक्रोवेव में जो हम यूज करते हैं उसको जो है वो क्या कहा जाता है? तो उसको जो है वो मेजर कहा जाता है, उसको मेजर बोलते हैं माइक्रोवेव वाले को, तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि मोनो मोहो डिसकंटिन्यूटी मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन टू लेयर ऑफ द अर्थ। मोहो असंबद्धता जो है वो पृथ्वी की दो परतों के बीच सीमा को चिन्हित करता है। किनके किनके बीच की सीमा को चिन्हित चिन्हित करता है? तो सबसे पहले आपको समझना है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है ना, वहां पे मोहो डिसकंटिन्यूटी किन दो परतों के बीच की सीमा को डालता है? तो इस बारे में मैंने ऑलरेडी आपको आगे भी बताया था जब एक्सप्लेन किया था तब। तो क्रस्ट और अपर मेंटल को करता है। क्रस्ट और अपर मेंटल, तो ये है अपर पट्टी और ऊपरी मेंटल है, इसको करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। पृथ्वी की जो परतें होती है ना, वो घनत्व और केमिकल जो कंपोजिशन होती है उसके आधार पर जो है वो विभाजित किया जाता है। जहां पे दो परतों के गुण जो है वो बदलते हैं उसी को डिसकंटिन्यूटी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो जो मोहो डिसकंटिन्यूटी है ना, यह पृथ्वी के सबसे ऊपर और सबसे बाहरी जो परत होती है वो क्रस्ट और मेंटल के बीच की ये सीमा होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भूकंपीय तरंगों की गति जो है वो अचानक परिवर्तन आता है, क्योंकि चट्टानों का घनत्व जो है वो यहाँ पे बदल जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मोहो कंटिन्यूटी आपको समझ में आना चाहिए। तो पहला तो हमने देख लिया मोहो कंटिन्यूटी। ठीक है, दूसरा आप देखो, दूसरा बोला जाता है कॉनरेड कंटिन्यूटी। कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी। कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी जो होता है वो ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट के बीच होता है। निचला क्रस्ट और ऊपरा जो क्रस्ट होता है ऊपर वाला, उसके बीच का ये होता है। उसके बाद रेप्टी डिसकंटिन्यूटी जो होता है वो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच होता है। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी ये सीजीएल में पूछा गया था, गुटेनबर्ग वाला। गुटेनबर्ग जो डिसकंटिन्यूटी है ये सीजीएल में पूछा गया, ये मेंटल और कोर के बीच है। मेंटल और कोर के बीच है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। उसके बाद जो लिथोस्फेयर होता है वो क्रस्ट और सबसे ऊपरी जो है वो ठोस मेंटल होता है। तो ये सब ज्योग्राफी, जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा जाता है ना, तो वहां पे समझ में आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और तो चलिए देख लेते हैं आगे। बाकी यहाँ तो समझ में आपको आ गया। जो कॉनरेड के कहाँ पे आएगा? तो कॉनरेड आएगा क्रस्ट और क्रस्ट, वो भी निचला और ऊपर। मोहो कहाँ आएगा? तो क्रस्ट और मेंटल में आएगा। उसके बाद रेपेटी कहाँ आएगा? रेपेटी जो है वो मेंटल और मेंटल में आएगा, मेंटल ऊपर और मेंटल नीचे में आएगा। गुटेनबर्ग कहाँ आएगा? तो मेंटल और कोर में आएगा। उसके बाद लेहमैन कहाँ आएगा? तो आउटर एंड इनर कोर होता है, वहां पे लेहमैन आता है। तो लेहमैन भी सवाल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि पूछ रहा है कि कौन सा आयन जो है वो Mg+2 के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है?
mg पहले तो आपको दिखाना है कि जो Mg+2 का मतलब क्या हुआ, इसमें कितने क्या का इलेक्ट्रॉन है, क्या क्या प्रोटॉन है, ये समझना है। तो सबसे पहले mg की बात करते हैं। Mg+2 है हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, Mg+2 का मतलब क्या हुआ कि इसने दो इलेक्ट्रॉन को दे दिया है, दो इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, दो इलेक्ट्रॉन को इसने त्याग दिया। तो Mg का जो एटॉमिक नंबर था वो कितना था, वो 12 था। अब 12 में से दो इसने त्याग दिया, तो अभी इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, वो 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। 10 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ठीक है। तो ये इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन अब बच रहा है। अब आप देखो कि किसके पास 10 है, यहाँ पे किसके पास 10 है। तो देखो ये माइनस है, मतलब ये जो है वो एक लिया है, ये है प्लस, मतलब दो छोड़ा है, ये प्लस है, दो छोड़ा है, ये प्लस है, दो छोड़ा है, तो एक लिया है। सबसे पहले देखते हैं। तो आपको पता है कि फ्लोरीन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 9 है। अब इसमें एक जोड़ देंगे तो एटॉमिक नंबर 10 बन जाएगा, तो यही वाला तो हमारा आंसर हो जाएगा, फ्लोरीन। तो यही जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो समान दोनों में है। दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, तो तभी तो इसको सम इलेक्ट्रॉनिक कह रहे हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक कह रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। सम इलेक्ट्रॉनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें और ऑप्शंस की बात करो तो ये देखो, ये जो है इसका एटॉमिक नंबर 20 है। अब इस 20 में से दो घटाएंगे तो ये 18 है, तो इट इज वर्क एज आर्यन, आर्यन बोल रहा हूँ, आर्गन। ये आर्गन की तरह काम करेगा। यहाँ पे जो एस आर है इसका एटॉमिक नंबर 36 है, तो इसमें से दो घटा देंगे तो ये काम करेगा 34 की तरह, तो 34 क्रिप्टन हो जाएगा, तो ये क्रिप्टन की तरह काम करेगा। उसके बाद बीई, बीई जो है इसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो 4 में से दो घटा देंगे तो ये दो की तरह काम करेगा, मतलब इट विल वर्क लाइक हीलियम, ठीक है। तो ये ऐसे ही चलता है पूरा। प्रोटॉन की संख्या जैसे जैसे बढ़ते जाती है तो आयंस का आकार जो है वो घटता चला जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। प्रोटॉन्स यदि इंक्रीज करेगा तो आयंस जो है वो डिक्रीज कर जाएंगे, किस में, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में, आइसो इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि पाई बॉन्ड जो एक बनता है वो किसके ओवरलैप से बनता है। सवाल 11th 12th का है। तो ये सब क्वेश्चन मैंने जो अपना मेरा केमिस्ट्री का लेक्चर था ना वहाँ पे अपलोड किया है, ठीक है। उसमें इस बारे में बताया है, जो भी यहाँ संभव हो पाता है मैं बता देता हूँ। देखो पाई बॉन्ड जो है वो किन किन ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे ऑर्बिट होते हैं, एसपीडीएफ होता है ना, तो वो ऑर्बिटल्स हैं। उन किन किन ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करते हैं तब जाके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप आंसर याद रख लो। अगर डायरेक्ट आता है तो पी एंड पी ऑर्बिटल जब जो है वो ओवरलैप करता है, पी और पी जो कक्षक है वो ओवरलैप करता है, तब जाके ये बनता है। अब यहाँ पे मैं कंसेप्ट जो है वो आपको समझा देता हूँ, ठीक है। आ, आप कंसेप्ट को समझिए कि जो सहसंयोजक बंधन होता है, जो कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है, सहसंयोजक जो बंधन होता है, सहसंयोजक बंध, जो सहसंयोजक बंध होता है उसके वो दो टाइप से बनते हैं, ठीक है। सहसंयोजक बंध जो है वो दो प्रकार की ओवरलैपिंग से बनते हैं। पहला जो ओवरलैपिंग होता है वो होता है एक्सियल। इंग्लिश याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, या फिर इसको हेड ऑन बोलते हैं, हेड ऑन, एक्सियल या फिर हेड ऑन बोलते हैं। और हिंदी में बोलूं तो इसको अक्षीय कहा जाता है, अक्षीय कहा जाता है। और ऐसे जब होता है तो इसमें जो है वो कौन सा बॉन्ड बनता है, तो इसमें जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। ये जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। उसके बाद जो है वो दूसरा आता है लेटरल, लेटरल या फिर इसको बोलेंगे साइड वे, साइड वेज, इसको बोलते हैं पार्श्वीय, हिंदी में इंग्लिश में पार्श्वीय बोलते हैं। और ऐसा जब भी होता है तो वहां पे पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, एक्सियल या फिर हेड ऑन जब होगा, जैसे कोई एक ऑर्बिट है, कोई एक ऐसा ऑर्बिट है, तो इसका जब भी ओवरलैप ऐसे होगा तो ये हो गया हेड ऑन ओवरलैप। और ऐसा कोई है
और इसका ओवरलैप ऐसे हुआ तो ये साइड वाला ओवरलैप हुआ, तो ये जो है वो लेटरल या फिर साइड ओवरलैप, और ये जो है वो हेड ऑन ओवरलैप, जो ओवरव्यू मैं बस दे दे रहा हूँ। अब पाई बंध कब बन रहा है, पाई बॉन्ड जो है वो कब बन रहा है? तो पाई बॉन्ड तब बनता है जब पी ऑर्बिटल्स जो होता है वो एक दूसरे के समानांतर होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और साइड वेज जो है वो होते हैं। ठीक है, और साइड जो है वो अति व्यापन करते हैं, साइड वेज जो है वो अति व्यापन करते हैं, तब ये होता है। और एस कक्षक जो है वो गोलाकार होता है, इसीलिए वो कभी भी पाई बंद नहीं बना सकते हैं, केवल जो है वो सिग्मा बॉन्ड ही बना सकते हैं। तो एस पाई बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, एस जो है वो पाई बॉन्ड बनाएगा नहीं, केवल और केवल जो है वो पी पी कक्षक रहेगा, तभी जाके वो पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, तो ओवरलैपिंग कैसी होगी? तो ओवरलैपिंग या तो एक्सियल हो सकता है, लेटरल होगा, और साइडवेज वाला होगा, तभी वो जो है वो बनेगा। ठीक है, साइड से साइड रहेगा तभी वो पाई बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन होगा। तो पी वाला में ऐसा होता है, ये समझ में आपको आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी देखो, एस और पी की बात आ रही है, तो यहां हमेशा आपको सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट मैं लिखता चलूं तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है, एस और पी में, यहाँ पे आपको सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। उसके बाद एस और एस में बात करूं, ऑप्शन नंबर जो डी यहाँ दिख रहा है, इसमें बात करूं तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, और डी जो ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है ना, यहाँ पे डेल्टा बंध या फिर पाई बंध बन सकता है, या डिपेंड करेगा कि कौन सा बनेगा। या तो यहाँ पे डेल्टा बॉन्ड बन सकता है, या तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन सकता है, वो इट विल डिपेंड्स ऑन। ठीक है, लेकिन पाई बॉन्ड का सबसे प्राथमिक और सामान्य जो उदाहरण होता है ना, वो पी पी का जो ओवरलैपिंग होता है वही होता है, तो इस कारण से ऑप्शन नंबर सी के साथ ही हम चलेंगे। ठीक है, सी के साथ ही चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फैक्ट आपको यहां से जान लेना पड़ेगा, बॉन्ड देखो कितना टाइप का होता है, बॉन्ड होता है तीन टाइप का, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि एक सिंगल बॉन्ड में कितना पाई बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड में कितना पाई बॉन्ड होता है, और एक ट्रिपल बॉन्ड में कितना पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, तो कभी भी सिंगल बॉन्ड हो तो वह सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, क्या बनेगा? तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। वहीं डबल बॉन्ड की यदि बात आती है, डबल बॉन्ड यदि आ जाए तो वो एक सिग्मा यहाँ पे बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और उसी के साथ साथ यहाँ पे एक पाई बॉन्ड भी बनेगा डबल बॉन्ड में। लेकिन वहीं जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो सिग्मा बॉन्ड तो एक ही बनेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन दो पाई बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। ये सवाल जो है वो बार बार एग्जामिनेशन में आता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, उसके बाद है कि जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है, वो सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है। अभी मैंने दिखाया ना, सिग्मा बॉन्ड जो है वो हेड टू हेड ओवरलैप जब हो रहा है तब बन रहा है, हेड टू हेड ओवरलैप। ये ध्यान आपको रखना है, हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है, और यह जो है वो स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग होता है, ये समझ में आपको आना चाहिए, ये स्ट्रांग होता है। उसके बाद जो पाई बॉन्ड मैंने बताया, पाई बॉन्ड क्या बताया मैंने, ये मैंने बताया कि ये साइड टू साइड ओवरलैप से बनता है, साइड टू साइड ओवरलैप, साइड टू साइड ओवरलैप से बनता है, और यह जो होता है वो वीक होता है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है, तो ध्यान आपको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि कथन दिया हुआ है एक्वारेजिया के बारे में, एक्वारेजिया के बारे में कथन है, एक्वारेजिया जिसको अम्ल राज कहते हैं। तो बोल रहा है कि एक्वारेजिया जो है वो HNO3 और HCl का होता है रेशियो 3:1 में, अम्लराज जो होता है उसका रेशियो होता है वो 3:1 में होता है। ऐसे पूछा रहा, हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो हो सकता है, ठीक है, चार कथन हमको दिया हुआ है, और हमें बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही कथन है। ठीक है, तो पढ़ते हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट वन की बात करते हैं। तो एक्वारेजिया जो है वो क्या होता है, तो एक्वारेजिया जो है वो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है, लेकिन वो डाइल्यूटेड होना चाहिए, वो सांद्र होना चाहिए। ठीक है, एक्वारेजिया जो होता है वो सांद्र HCl होना चाहिए, और उसके साथ है एक्वारेजिया सांद्र HCl के साथ सांद्र नाइट्रिक अम्ल भी होना चाहिए, सांद्र नाइट्रिक अम्ल होना चाहिए।
सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3, ये दोनों होता है। लेकिन इन दोनों में भी एक चीज और कॉमन है कि इनका रेशियो फिक्स होना चाहिए। इनका जो अनुपात होता है वो HCl होना चाहिए 3 के अनुपात में, और HNO3 जो होना चाहिए वो 1 के अनुपात में होना चाहिए। यदि हमारे पास 4 लीटर है तो उसमें से 3 लीटर HCl होना चाहिए और 1 लीटर जो है वो HNO3 होना चाहिए, नाइट्रिक एसिड होना चाहिए। ठीक है। लेकिन हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हमारे ऑप्शन में HNO3 का ही 3 दे दिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो पहला कथन तो गलत हो गया, तो ये गलत, ये गलत और ये गलत। ठीक है। पहला कथन जब गलत हो गया तो ये तीनों गलत हो गया, और हमारा अभी से ही पहले क्वेश्चन से ही आंसर सी बन गया। लेकिन हम सबको देखते चलेंगे। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट नंबर 2 बोल रहा है कि नाइट्रोसिल क्लोराइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्वारेजिया को पीला या फिर नारंगी रंग प्रदान करते हैं। नाइट्रोसिल क्लोराइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वो एक्वारेजिया को पीला या फिर नारंगी रंग देते हैं। तो इन दोनों को मिलाने से जो नाइट्रोसिल क्लोराइड होता है, नाइट्रोसिल क्लोराइड जो होता है, जिसको हम बोलते हैं NOCl, ये नाइट्रोसिल क्लोराइड और क्लोरीन गैस जो है वो बनती है, जो कि इसे पीला रंग देता है ना। इसके साथ क्लोरीन गैस भी बनती है, तो ये भी सवाल जो है वो पूछा जा सकता है कि क्लोरीन गैस बनती है और रंग कौन सा देती है, तो पीला या फिर नारंगी रंग देती है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब तीसरा की बात आती है कि एक्वारेजिया जो है वो सोना और प्लेटोनियम जो होता है उसको भी पिघला सकता है। तो यह बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। इस कारण से नोबेल जो मेटल्स होते हैं, जैसे सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, इन सबको वे पिघला देती है। ठीक है। तो ये भी दूसरा भी तीसरा भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। उसके बाद एक्वारेजिया का पीएच मान जो है वो 7 से जो है वो ज्यादा होता है। 7 से ज्यादा होता है तो नहीं, ये जो है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। तो 7 से कम इसको होना चाहिए। 7 से बहुत कम होता है, लगभग 1 के आसपास होता है। ठीक है, लगभग 1 के आसपास होता है, तो ये ध्यान आपको रखना है। उसके बाद सोने को घोलने पर जो घोल बनता है उस घोल को क्या बोलते हैं? जब सोना गोल्ड जो है वो जब एक्वारेजिया के साथ घुल जाता है तो उस घोल को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है क्लोरो ऑरिक एसिड। उसको बोलते हैं क्लोरो ऑरिक एसिड। फॉर्मूला होता है HAuCl4, क्लोरो ऑरिक एसिड। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि एक धातु क्लस्टर है। देख, धातु क्लस्टर का उदाहरण है, मेटल क्लस्टर का उदाहरण कौन सा है? तो धातु क्लस्टर का उदाहरण आपसे पूछ रहा है कौन सा यौगिक है, तो वो जो होगा वो Fe3CO212 हो जाएगा। Fe3CO212 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मेटल क्लस्टर वैसा कंपाउंड होता है, वैसा यौगिक होता है जिसमें 3 या अधिक धातु जो है वो परमाणु सीधे एक दूसरे से जो है वो जुड़े होते हैं, मतलब मेटल मेटल बॉन्ड बनाते हैं। 3 या अधिक, 3 और मोर देन 3 जो धातु होते हैं, मेटल जो होते हैं, वो धातु परमाणु जो होते हैं वो सीधे एक दूसरे से, धातु परमाणु जो होता है वो सीधे एक दूसरे से मतलब मेटल मेटल बॉन्ड बनाते हैं। मेटल मेटल बॉन्ड बनाते हैं, मेटल मेटल बॉन्ड बनाते हैं, जो अक्सर एक त्रिकोण या फिर बहुभुज जैसी संरचना होती है। तो ये क्लस्टर का आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। Fe3CO4 जो 12 है, इसको ट्राई आयरन डोडे काका बोरलीन बोलते हैं। इसको मैं लिख देता हूं। इसको बोला जाता है ट्राई आयरन। ट्राई आयरन मतलब 3 गो आयरन वाला है, तो ट्राई आयरन बोल दें। उसके बाद इसको बोलते हैं डोडे काका बोर्निल। डोडे काका बोर्निल इसको कहा जाता है। यहाँ पे 3 आयरन परमाणु जो है वो एक त्रिकोणीय क्लस्टर बनाता है, इस कारण से ही हमारा ये आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
तो हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्लस्टर एकदम रट जाइएगा इसको, कैसा क्लस्टर होता है ये भी मैंने बता दिया। तनाव या फिर चिंता के उपचार के लिए प्रयुक्त होने वाली जो औषधि है, जो एंजाइटी होती है और जो स्ट्रेस होता है, उस समय कौन सा मेडिसिन जो है वो दिया जाता है, तो वो जो है वो ट्रैंकुलाइजर्स दिया जाता है। ट्रैंकुलाइजर्स, ठीक है, ट्रैंकुलाइजर्स ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। ट्रैंकुलाइजर्स वैसे जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि सीएनएस पर जो है वो इफेक्ट करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर इफेक्ट करते हैं, और वहां जो तनाव आपका हो रहा है उसको कम करते हैं, ठीक है। ये चिंता, तनाव हो गया, क्षोभ हो गया, मानसिक उत्तेजना है, इन सबको कम करते हैं और व्यक्ति को शांत करता है। यह जो है वो नींद की गोलियों का एक प्रमुख जो है वो घटक के रूप में रहता है। एग्जाम्पल मैं ट्रैंकुलाइजर का कुछ दे दूं तो आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल में ये भी सवाल पूछा जा सकता है, आप लिख लो। इक्वेनिल, इक्वेनिल इस तरह से हिंदी होता है, इक्वेनिल। ये ट्रैंकुलाइजर है, नींद की दवाई कह सकते हो। दूसरा जो आप लिख सकते हो वो वैलियम लिख सकते हो, वैलियम लिख लो, वैलियम। तीसरा आप लिख सकते हो सेरोटो, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन। ये सारा जो है वो ट्रैंकुलाइजर की तरह काम करता है। इक्वेलिन, इक्वेलिन, वैलियम, सेरोटोनिन। ट्रैंकुलाइजर, ट्रैंकुलाइजर क्या करता है तो सीएनएस पे अफेक्ट करता है, और जो है आपको चिंता, तनाव, जो एंजाइटी और स्ट्रेस है उसको कम करता है, ठीक है। एनाल्जेसिक जो दवाएं होती हैं वो क्या करती हैं, तो एनाल्जेसिक सीधा पीड़ा लिखा हुआ है ना, तो ये पेन किलर होती हैं, ठीक है, ये पेन किलर है, पेन किलर। अब पेन किलर के क्या क्या एग्जांपल आप देख सकते हो इसके, तो एनाल्जेसिक का मैं दो तीन एग्जांपल आपको दे देता हूँ। एस्पिरिन या फिर मॉर्फिन, इसका आप लिख लो, एस्पिरिन। दूसरा आप लिख लो मॉर्फिन, मॉर्फिन। तो एस्पिरिन और मॉर्फिन दो लिख लो। ट्रैंकुलाइजर मैंने देख लिया। उसके बाद मैं देखता हूँ एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स। तो ये जो होता है वो फीवर को खत्म करता है, ज्वर नासी होता है, तो ये जो है वो फीवर को रिड्यूस करता है, फीवर रिड्यूसर ये होता है। जैसे कि पैरासीटामोल सबसे कॉमन एग्जांपल है, पीसीटी बोलते हैं इसको, पैरासीटामोल इसको बोलते हैं पीसीएम, नॉट पी, पीसीएम इसको बोलते हैं पैरासीटामोल। उसके बाद है एंटी हिस्टामाइन, एंटी हिस्टामाइन ये होता है। ये जो एंटी हिस्टामाइन है वो किसके लिए यूज होता है, तो जब भी आपको एलर्जी होती है, कोई भी एलर्जी होती है, तो उस एलर्जी में जो है वो एंटी हिस्टामाइन जो है वो आप यूज करते हो, एंटी एंटी हिस्टामाइन दवाएं यूज करते हो। क्या आप मुझे एकदम सबसे कॉमन जो है वो एंटी हिस्टामाइन एलर्जी वाली दवा को बता सकते हो? बहुत कॉमन है, कमेंट में आप बताइए उसके बारे में। नेक्स्ट सवाल की ओर तब तक हम बढ़ते हैं। सवाल है कि मुक्त मूलक मध्यवर्ती का आसानी से पता किसके द्वारा लगाया जाता है? फ्री रेडियल इंटरमीडिएट्स कैन बी इजिली डिटेक्टेड बाई, सामान्य भाषा में मैं देता हूं। रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला जो फ्री रेडिकल्स होता है, जो मध्यवर्ती की पहचान इस स्ट्रेप्टोकोपी तकनीक के द्वारा किया जाता है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है। स्ट्रेप्टोकोपी एक तकनीक होता है, तो ये होता है ईएसआर, ईएसआर स्ट्रेप्टोकोपी जो तकनीक होती है उसके माध्यम से हम इसका पता जो है वो लगा सकते हैं। तो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो होते हैं फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो ये जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन। रिएक्शन में जो फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस या फिर इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्टेटोकॉपी है, इसको विशेष रूप से जो है वो इसी को यूज करते हैं और इसको डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है, इसी से इसको डिटेक्ट किया जाता है। तो ये आप यूज कर सकते हो कौन सा, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ईएसआर,
या फिर आप यूज कर सकते हो इलेक्ट्रॉन पैरा मैग्नेटिक रेजोनेंस, EPR। ये दो चीजें यूज कर सकते हो, इससे जो है वो इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसी से इलेक्ट्रॉन है वो डिटेक्ट किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रट जाइए, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ESR स्ट्रेप्टोकोपी। ठीक है, उसके बाद यदि किसी फंक्शनल ग्रुप को आपको पहचानना है तो उसके लिए आपको IR यूज किया जाता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को पहचानना है तो IR को यूज करते हैं। और उसके बाद जो है वो NMR को कब यूज किया जाता है? NMR, NMR जो होता है वो कार्बनिक अणु जैसे कि हाइड्रोजन या फिर कार्बन, इन सबको पता लगाने के लिए जो है वो NMR है उसको यूज किया जाता है। NMR। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक जब एक अंडे को उबाला जाता है तो वह ठोस सामग्री में बदल जाता है, तो वहां क्या हो रहा है? जब भी आप एक अंडे को उबालते हो तो द्रव्य सीधा जो है वो ठोस में बदल रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रही, तो इसकी जो एंट्रोपी, जो इसकी अवस्था है जिसको एंट्रोपी बोलते हैं, उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, क्या हो रहा है? इस पे बात करते हैं। तो सामान्यतः हम सोचते हैं कि ठोस जो है वो, ठोस जो है वो द्रव्य से जो है वो ऑर्डर्ड होता है। सामान्यतः तो यही होता है ना कि द्रव्य ज्यादा डिसऑर्डर्ड होता है और ठोस जो है वो ज्यादा ऑर्डर्ड होता है, लेकिन अंडे के मामले में ये जो है वो एक्सेप्शन हो जाता है। अंडे की जो सफेदी होती है, अंडे की जो सफेदी होती है, उस सफेदी में प्रोटीन की जो है वो लंबा चेन होता है, जिसको हम ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स कहा जाता है, जो सफेद वाले अंडे का पार्ट होता है ना, और बीच में जो योक होता है, तो ये जो सफेद वाला होता है, यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन एक लंबी श्रृंखला जो है वो प्रोटीन की होती है, मुड़ी हुई है, और ये व्यवस्थित होती है। अब उबालने पर जो क्या होती है, उबालने पर ये प्रोटीन है वो डी नेचुरलाइज्ड हो जाती है, विकृत हो जाती है। ठीक है, और इनकी जो कुंडलियां हैं वो खुल जाती है और वो एक दूसरे से उलझकर जो है वो रैंडम संरचना जो है वो बना लेते हैं। अब इसी प्रक्रिया में जो भी उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी जो जो उनकी जो अवस्था होती है, उनकी जो एंट्रोपी होती है वो बढ़ जाती है। उनकी जो एंट्रोपी होती है, जिसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, उनकी एंट्रोपी, उनकी जो इंट्रोपी होती है वो एंट्रोपी इंक्रीज कर जाती है, वृद्धि हो जाती है, मतलब पॉजिटिव हो जाती है। और यह एक स्वतः परिवर्तित प्रक्रिया होती है। अब इस जब ये इंक्रीज होगा तो यहाँ पे जो डेल्टा जी होता है ना वो निगेटिव हो जाता है। डेल्टा जी होता है वो निगेटिव हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे इंक्रीज होता है इन डिसऑर्डर, तो अवस्था में जो है वो, अव्यवस्था में जो है वो वृद्धि हो जाती है, तो इंक्रीज इन डिसऑर्डर, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये एकदम उल्टा हो जाता है नॉर्मल कंडीशन से। नॉर्मल में आप सोचते हो ना कि ठोस जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है, ये डिसऑर्डर्ड हो जाता है। पहले ऑर्डर में प्रोटीन रहता है, ग्लोबुलर प्रोटीन, वो सारा जो है वो डिसऑर्डर हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आर्हेनियस की अवधारणा के अनुसार एक जो अभिक्रिया हो रही है, एक रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन का जो रेट है, रिएक्शन का रेट स्थिरांक जो है वो किस पर निर्भर करता है? रिएक्शन रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट जो है वो डिपेंड किस पे करता है? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अभिक्रिया का जो रिएक्शन कांस्टेंट होता है उसको के से डिनोट करते हैं, उसको के से जो है वो डिनोट किया जाता है। तो यही पूछ रहा है कि किस पे डिपेंड जो है वो करता है, तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ये जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है आर्हेनियस का इक्वेशन में। ठीक है, यदि आर्हेनियस का इक्वेशन आप लिखो, इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, लेकिन मैं लिख देता हूं। ये होता है इक्वेशन, यहाँ पे के जो है वो रेट कांस्टेंट है। ठीक है, ये रेट कांस्टेंट हो जाता है। टी जो है वो टेम्परेचर को दिखा रहा है, और ई जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को दिखा रहा है, ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसको दिखा रहा है। तो ये समझ में आना चाहिए, और टेम्परेचर ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है, टेम्परेचर पे जो है वो निर्भर करता है। इस समीकरण से आप देख रहे हो कि के जो है वो तापमान टी के जो है वो एक्सपोनेंशियली से बढ़ता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ता है तो समझो कि कितना तेजी से ये बढ़ जाएगा। फैक्ट है कि सामान्यतः 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर अभिक्रिया की दर जो है वो दुगनी हो जाती है। यदि 10 डिग्री में इंक्रीज करोगे तो सामान्यतः जो है वो 2 टाइम्स जो है वो रिएक्शन रेट जो है वो बढ़ जाता है, 2 टाइम्स बढ़ जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद जो है वो हम बात करें सांद्रता की, जो कंसंट्रेशन की बात करें, तो अभिक्रिया दर जो होती है, रेट जो होती है, वो सांद्रता पे निर्भर करती है, लेकिन के जो है ना, वो सांद्रता से स्वतंत्र होती है। ये देखिएगा, हमें के बारे में पूछा जा रहा है। हमें जो है वो के बारे में पूछा जा रहा है। हमरा जो है वो पूछा जा रहा है रेट कांस्टेंट के बारे में, कांस्टेंट के बारे में पूछ रहा है, रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बारे में पूछ रहा है, ना कि रिएक्शन के रेट के बारे में पूछ रहा है। तो रिएक्शन का रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन के नहीं डिपेंड करता। ठीक है, या केवल और केवल टेम्परेचर और कोई भी कैटलिस्ट यदि आता है तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड किस पे करेगा, तो या तो टेम्परेचर पे करेगा या फिर कोई उत्प्रेरक होगा उस पर डिपेंड करेगा। उत्प्रेरक पे क्यों करेगा, क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। ठीक है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भी पूछ रहा है कि अल्फा जो पार्टिकल है उसके बारे में बताओ, कि एक अल्फा पार्टिकल की रासायनिक और भौतिकी जो प्रक्रिया होती है, फिजिकल और केमिकल जो रिएक्शन होते हैं उसके बारे में बताओ, कैसा ये होता है। तो हमने ऑलरेडी इस बारे में बहुत डिटेल से बता रखा है कि ये जो है ना वो हीलियम का दो आयन होता है। तो डबली आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस होता है, ये ऑप्शन नंबर बी अल्फा के बारे में याद रखना होगा। ठीक है, हीलियम जो परमाणु होता है उसके नाभिक में दो प्रोटॉन और उसी के साथ साथ दो न्यूट्रॉन होते हैं। दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों ओर जो है वो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन और चारों ओर दो इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, और जब हीलियम परमाणु पर अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा दो, और अब जो बचता है वो केवल और केवल न्यूक्लियस ही रह जाता है। ऐसे दो प्रोटॉन था, दो न्यूट्रॉन था, ये न्यूक्लियस था, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन था, वो चक्कर काट रहा था ऐसे ऐसे। लेकिन क्या कर रहा है ना कि ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो त्याग कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। तो बाहर निकाल देगा तो केवल और केवल न्यूक्लियस ही तो अब बचा ना। तो अब केवल और केवल न्यूक्लियस ही बचा है, तो इसी को अल्फा बोल देते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो He+ में 2 जो है वो अल्फा कण होता है, और इसका द्रव्यमान सामान्यतः कितना होता है, कभी भी पूछा जाए, इसका मास पूछा जाए तो 4 AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। और इसका चार्ज कभी भी पूछा जाए तो ये 2 होता है, चार्ज पॉजिटिव 2 होता है। ठीक है, यह रदरफोर्ड के प्रयोग और रेडियोधर्मिता में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन रहित हाइड्रोजन की बात होता है। इलेक्ट्रॉन रहित हाइड्रोजन परमाणु है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया प्रोटॉन। इसका मतलब हुआ प्रोटॉन, तो हाइड्रोजन एक है, मतलब एक तो हाइड्रोजन था ही और एक त्याग ही कर दिया है। तो इलेक्ट्रॉन रहित हाइड्रोजन है जिसमें से एक त्याग कर दिया, तो H+ हो जाएगा। उसके बाद He सिंगल वाला होगा, तो इसमें सभी अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसलिए अल्फा कण नहीं होगा। तीन जब कर देंगे तो यह जो है वो समस्थानिक है, लेकिन अल्फा कण विशेष रूप से He जो है वो 4 वाला हो जाएगा, तो वो तो होगा नहीं। तो पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें तो अल्फा कणों की वेदन क्षमता सबसे कम होती है, कागज की एक शीट भी इसको रोक लेती है। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो ये आयनिक क्षमता जो होती है वो उसकी सबसे अधिक होती है। डिस्कवरी इसकी जो है वो रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट बाईसाइकिल मॉलिक्यूल, द्विचक्रीय बाईसाइक्लिक अणु जो है वो नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि बाईसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पे आपको जितना भी ऑप्शन दिया गया ना, ये कार्बनिक यौगिक है, ये कार्बनिक कंपाउंड है। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें से केवल एक रिंग वाला, दो रिंग नहीं होना चाहिए। रिंग जो है ना वो दो नहीं होना चाहिए, रिंग जो है वो एक होना चाहिए। तो एक रिंग वाला जो है वो है, ना कि दो या अधिक रिंग वाला, एक रिंग वाला आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, एक रिंग वाला पूछा जा रहा है। तो बाईसाइक्लिक का यही मतलब होता है कि बाईसाइक्लिक अणु वे होते हैं जिनमें रिंग जो होती है ना वो दो होती है, और वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, वो आपस में जुड़ी हुई होते हैं। और यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन जो आपको देखने को मिल रहा है, साइक्लोप्रोपेन ये है क्या, तो ये है C3H6। C3H6 ये है साइक्लोप्रोपेन। यह जो है वो सबसे सरल सबसे सिंपल मोनोसाइक्लिक है, एक चक्रीय एल्केन है। ये जो है वो सिंपलेस्ट वन साइक्लिक एल्केन है। ठीक है, ये वन साइक्लिक क्या है,
एल्केन है। इसमें कार्बन के 3 परमाणु मिलकर केवल एक त्रिकोण वलय ही बना पाते हैं। ठीक है, केवल एक त्रिकोण वलय ही बना पाते हैं और कुछ नहीं यहाँ पे बन पाता, इसलिए यह जो है वो चक्रीय नहीं, द्विचक्रीय नहीं होगा। ये जो है वो एक चक्रीय होगा, वन साइकिल वाला होगा। और बाकी जितना भी आपको दिख रहा है, डेकालीन हो गया, एडेमेंटेन हो गया, ट्विस्टेन हो गया, ये सब जो है वो दो साइकिल वाला है। ये सब जो है वो दो साइकिल वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों में दो साइकिल होता है। ठीक है, अब साइक्लोप्रोपेन का सामान्य फॉर्मूला कभी भी आपसे पूछा जाए तो याद रखिए है CnH2n होता है। ठीक है, CnH2n। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन? बहुत आसान सा सवाल है। 5 प्लांट हार्मोन होता है, एक जो है वो निकाला नहीं गया अभी तक, इस कारण से 6 नहीं। प्लांट हार्मोन 5 का होगा। ये तो ह्यूमन का जो बीटा सेल होता है वहां से निकलता है, तो यही हो जाएगा। बाकी साइटोकाइनिन, थोरक्सिन और एस्ट्रोजन तो है ही प्लांट हार्मोन। ठीक है, तो साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन है, जो कि जो कोशिका डिवीजन होता है ना, उसमें यूज किया जाता है। सेल डिवीजन में कोशिका डिवीजन होता है, उसमें हेल्प करता है। ठीक है, या जो है वो बीजों के जो अंकुरन होता है, जर्मिनेशन होता है, उसमें हेल्प करता है। पत्तियों को जल्दी जो है वो बूढ़ा जो होता है ना, वो बूढ़ा होने से रोकता है। ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये काम करता है। एस्ट्रोजन की बात करें तो ये जो है वो ह्यूमन का फीमेल हार्मोन होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, ये पूछा जा रहा है ना। तो पादप हार्मोन है तो साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन। बाकी ये तो साइटोकाइनिन देख लिया हमने। एस्ट्रोजन की बात करें तो एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है। ठीक है, एक ह्यूमन फीमेल सेक्स हार्मोन है, वो भी फीमेल वाला। टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल सेक्स हार्मोन है। थायरोक्सिन जो है वो एक मानव थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले जो मेटाबॉलिज्म के लिए थायरोक्सिन जरूरी होता है। उसके बाद इंसुलिन मैंने बता दिया, बीटा सेल से निकलती है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। और इधर मैं प्लांट हार्मोन की बात करूं, ऑक्सिन हो गया। ऑक्सिन जो होता है वो पौधे की लंबाई बढ़ाती है, ऊपर की ओर बढ़ाती है। दूसरा आप जिब्रेलिन्स जानते होगे, जिब्रे जिब्रेलिन्स होता है जो कि तने की वृद्धि और फलों का आकार है उसको बढ़ाता है। तीसरा जो है वो एब्सिसिक एसिड, ABA आप याद रख लो। ये जो है वो तनाव हार्मोन होता है, इसे ग्रोथ इनहिबिटर बोलते हैं, ग्रोथ को ये रोक देता है। चौथा जो होता है वो इथाइलिन होता है। इथाइलिन होता है जो कि फल को पकाने में यूज होता है, और केवल एक ही है जो गैसियस है। और पांचवा तो अभी साइटोकाइनिन आपने देख ही लिया। ठीक है, साइटोकाइनिन देख लिया, तो यही हार्मोन होते हैं बस। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मस्तिष्क जो है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो मस्तिष्क होता है हृदय गति को नियंत्रित करना, तो यस। सोचना, यस। शरीर को संतुलित करना, यस। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर यहां से हो जाएगा। मस्तिष्क जो हमारे शरीर का कमांड सेंटर होता है, और यहाँ से बड़े बड़े सारा जो है वो काम होता है। जैसे सोचने ही वाला सबसे पहले बात मैं कर देता हूँ। जो थिंकिंग ही वाला सोचना है वो कहाँ से हो रहा है? तो सोचना जो है ना, थिंकिंग जो होता है ना, वो थिंकिंग का काम सेरेब्रम का होता है, जो कि बुद्धिमत्ता और याददाश्त का केंद्र होता है। तो ये सोचते कहाँ से हैं? तो वो सेरेब्रम से होते हैं, जिसको प्रमस्तिष्क कहा जाता है। सेरे ब्रह्म से हम सोचते हैं, मस्तिष्क इसको कहा जाता है। अब हृदय गति को कौन नियंत्रित करता है? तो हमारा जो सबसे लास्ट का जो हिंड ब्रेन होता है ना, उस हिंड ब्रेन में एक मिडुला ऑब्लांगाटा होता है। उस मेडुला ऑब्लांगाटा से ही जो है वो कंट्रोल होता है। हृदय की गति हो गया, जो सांस हो गया, इन सबको कंट्रोल किया जाता है। जो भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है ना, इनवॉलेंट्री जो एक्शन होता है, वो सब वहीं से कंट्रोल होता है। उसके बाद शरीर को बैलेंस बनाने की बात आती है, तो ये जो होता है वो सेरिबेलम कहलाता है। ये सेरे बेलम कहलाता है। ये बॉडी को कंट्रोल करता है, और यह जो है वो क्या करता है, उसका पोस्चर बॉडी का कैसा है, इन सबको ये कंट्रोल करता है। तो ये जो है वो ये इनवॉलेंट्री नहीं, ये वॉलेंट्री एक्शन है। ठीक है, ये वॉलेंट्री एक्शन होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेरी ब्रम जो होता है वो थिंकिंग, मेमोरी, ये सब के लिए। सेरिबेलम जो होता है वो बैलेंस के लिए, मसल कोऑर्डिनेशन के लिए। मेडुला ऑब्लंगाटा जो है वो हार्ट एंड ब्रीदिंग के लिए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि मैच करना है, गलत मिलान है कौन सा है जो गलत है। ठीक है, गलत मिलान बोल रहे हैं। तो एपीकल्चर की बात का, व्हाइट रिवोल्यूशन जो है वो मिल्क से है, तो ये तो सही है। ऑयल जो है वो तिलहन से वसा मिलती है, तिलहन से वसा मिलती है, तो ये तो सही है। उसके बाद मधुमक्खी पालन जो है, जिसको एपीकल्चर बोलते हैं, वो फिश से रिलेटेड है, तो एपीकल्चर नहीं।
एपीकल्चर फिश से नहीं होता है। एपीकल्चर जो होता है वो मधुमक्खी पालन से एपीकल्चर होता है। ठीक है, वो मधुमक्खी पालन से होता है, ना कि फिश से होता है। फिश के लिए पीसी कल्चर होता है। ठीक है, पीसी कल्चर फिश के लिए होता है, ये आपको ध्यान रखना है। श्वेत क्रांति दूध के लिए हो गया, तिलहन से प्रोटीन मिलता है। और जो लेयर्स जो होते हैं वो अंडे में होते हैं। पोल्ट्री में अंडे देने वाली मुर्गियों को क्या कहा जाता है? लेयर्स कहा जाता है। तो ध्यान आपको रखना है, लेयर्स किसको बोलते हैं? तो पोल्ट्री में अंडे देने वाले मुर्गियों को, पोल्ट्री में अंडे देने वाले मुर्गियों को ये कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि विकास की दृष्टि से हमारा सबसे अधिक जो है वो समानता किससे है? ठीक है, तो ये जो सबसे अधिक जो समानता हमारा जैव विकास मतलब इवोल्यूशन की दृष्टि से है, वो होमोसेपियंस सबसे ज्यादा किससे है? तो एक चीनी स्कूली जो छात्रा है ना, चीनी स्कूली छात्रा है, उससे हो जाएगा। एक चीनी स्कूल का बॉय है, उससे हो जाएगा, क्योंकि मकड़ी से नहीं है हम। और चिंपैंजी से तो हैं, लेकिन चिंपैंजी से ज्यादा हम एक चीनी व्यक्ति से है ना, होमोसेपियंस से है। तो ये तो आंसर हो सकता है चिंपैंजी, लेकिन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आंसर तो हमारा ये है ना। तो ध्यान आपको रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्सोनॉमी से सवाल है। कोई व्यक्ति भारत का हो, कहीं का हो, अफ्रीका का हो, कहीं का हो, वो सारा होमोसेपियंस ही है। तो साइंटिफिक रूप से 99.9% जो डीएनए वो है वो इसको मिल जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो मवेशियों का एक जीवाणु रोग है? मवेशी मतलब कैटल्स होते हैं, जानवर जो है वो उसकी बात हो रही है। तो वहां पे कौन सा एक जीवाणु रोग है? तो एंथ्रेक्स, आपको पता भी होगा, बहुत आसान सा सवाल है, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक गंभीर जो है वो संक्रामक रोग होता है, जो कि बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जो बैक्टीरिया होती है उससे होती है। तो ये बैक्टीरियल जो है वो डिजीज होती है। बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस, बैसिलस एंथ्रेसिस इसको कहा जाता है। इसमें पशुओं को तेज बुखार आता है और शरीर के छिद्रों को काला जो है वो खून निकलता है, और यह जो है वो पशुओं से इंसानों में भी फैल जाता है। मतलब ये जूनोटिक डिजीज भी है, जूनोटिक डिजीज। ये जूनोटिक डिजीज भी है, कौन सा? तो ये एंथ्रेक्स, मतलब पशुओं से ये जो है वो मनुष्यों में भी फैल सकता है। काउपॉक्स की बात करें, जो काउपॉक्स की बात करें, तो काउपॉक्स जो है वो वायरस से होता है, वायरस से होता है। उसके बाद जो है वो फुट एंड माउथ डिजीज की बात करते हैं। फुट एंड माउथ, जिसको खुरपा मुंहपका रोग भी कहते हैं, ये भी जो है वो वायरस से ही होता है। उसके बाद रेबीज की बात करें, तो ये तो है वो रेबीज जो है वो रेट्रो वायरस से होता है, रेवडो वायरस है उससे होता है। रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया है उसकी खोज की थी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैविक खेती में जो प्रयुक्त जैव उर्वरक है उसमें कौन सा शामिल है? बायो फर्टिलाइजेशन में कौन सा शामिल है, ये पूछा जा रहा है बायो फर्टिलाइजर में। तो पहला आपको बोल रहा है कि सेम्बायोटिक एंड फ्री लिविंग नाइट्रोजिनस फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं, तो ये तो सही है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट आपको राइजोबियम है, राइजोबियम है। राइजोबियम तो यूज होता है ना, तो राइजोबियम जो कि दलहनी पेड़ पौधे में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है और नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो ये एजोटोबैक्टर मुक्त मुक्त जीवी होते हैं, फ्री लिविंग है, एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग है। ठीक है, जब हम पढ़ाएंगे ना बायोलॉजी तो वहां पे इस बारे में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन जो है वो स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरिया, तो ये भी जो है वो सही होता है। जैसे नॉस्टक हो गया, एनाबीना हो गया, ये सब जो है वो धान के खेत में नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने के लिए यूज होता है। तो नॉस्टक हो गया, एनाबीना हो गया। ठीक है, ये एनाबीना नॉस्टक हो गया, तो ये भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा जो क्या है, तो फॉस्फेट घुलनशील बैक्टीरियाज होते हैं। फॉस्फेट घुलनशील बैक्टीरियाज जो होते हैं ये क्या करते हैं? तो ये मिट्टी में जमा जो घुलनशील फॉस्फोरस होते हैं उसको घोलकर पौधे को उपलब्ध कराते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। 29 नंबर का सवाल है, जो लाइकेन वायु प्रदूषण के किस घटक का अच्छा जैविक संकेतक होता है? मतलब जहां पे वो है वहां पे लाइकेन जो है वो नहीं होता है। ठीक है, लाइकेन जो है वो सेवक और कैवाल का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। जो SO2 का पॉल्यूशन यदि होता है
तो उसको वो इंडिकेट कर देता है SO2 का पोल्यूशन को। तो लाइकेन प्रदूषण के प्रति बहुत संवेदनशील होता है, जहां पे सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति, खास करके जहां सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में रहेगा, जैसे कोई भी औद्योगिक क्षेत्र है, तो वहां पे लाइकेन जो है वो मर जाती है और या उगती ही नहीं है। इसीलिए किसी क्षेत्र में पेड़ों पर लाइकेन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा है। जो लाइकेन है वो मिलता हमको कहाँ से? तो लाइकेन जो है वो मिलता है हमको लिटमस, लाइकेन से ही लिटमस पेपर हम निकालते हैं। ठीक है, लाइकेन से ही लिटमस पेपर जो निकाला जाता है, रोसेला टिंक्टोरिया नामक लाइकेन होता है। कौन सा लाइकेन होता है? एक लाइकेन होता है जिसका अलग नाम है रोसेला, रोसेला टिंक्टोरिया, रोसेला टिंक्टोरिया है। इस लाइकेन से हमें जो है वो लिटमस पेपर मिलता है। लिटमस पेपर हम यहाँ से लेते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि पराग कोश जो होता है, एंथर जो होता है, वो महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें क्या होता है? तो पराग कोश में क्या होता है? एंथर है, उसमें क्या होता है? तो एंथर में ही पॉलन ग्रेन होते हैं। एंथर में ही पॉलन ग्रेन होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो जो एनाटॉमी की अभी इसकी बात करें, तो यहाँ पे पुंकेसर जो होता है, स्टीम जो होता है, वो फूल का नर जननांग होता है। आपको पता भी होगा। स्टीम जो होता है, जिसको पुंकेसर कहा जाता है, ये जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव होता है। अब इसके ऊपर जो है वो फूला हुआ जो भाग होता है ना, उसी को एंथर कहते हैं। स्टीम के ऊपर ही एंथर कहलाता है। अब इसी जो एंथर है, इसमें जो है वो क्या होता है? तो इसमें पॉलन ग्रेन होते हैं। पॉलन जो ग्रेन होते हैं, ठीक है। तो पराग कोश के अंदर जो है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसके द्वारा पॉलन ग्रेन जो है वो बनता है, और यह जो है वो पराग कण ही मेल जो गैमेट्स होते हैं उनको ले जाते हैं और निषेचन के लिए होता है, ठीक है। ओवेरी की बात करें, जो ओवेरी है, जिसको बीजांड बोल रहे हैं, यह जो है वो मादा का ओवेरी होता है। तो ये जो है वो जो फीमेल हो गया उसका हो गया। उसके बाद जो पिस्टिल की बात करें, तो ये स्त्री केसर है, फीमेल का होता है, मादा जननांग है। उसके बाद सेपल्स की बात करें, तो सेपल्स जो है वो फूल का सबसे बाहरी जो घेरा होता है, उसको सेपल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये रहा आज का लास्ट सवाल। 31 क्वेश्चन मैंने बोला था जैविक खेती में कौन सा शामिल नहीं है? तो ये जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर इसमें शामिल नहीं होगा। बाकी क्रॉप रोटेशन है, जैविक कीटनाशक है, जैव उर्वरक है, ठीक है। तो जैव कृषि वह होता है जहाँ पे सिंथेटिक या फिर जो कृत्रिम रसायन है उसका उपयोग नहीं करते हैं। रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया हो गया, DAP हो गया, ये सब नहीं किया जाता यूज। यहाँ पे क्रॉप रोटेशन हो गया, नीम कोटेड जो कीटनाशक हो गया, जो गोबर का खाद हो गया, केचुआ का खाद हो गया, ये सब यूज किया जाता है। तो वो बायो फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स उनको कहा जाता है। तो ये रहा पूरा वीडियो, जहाँ पे हमने 31 जो क्वेश्चन थे उसको हमने डिस्कस किया, और काफी डिटेल से जितने भी क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो इम्पोर्टेंट, मतलब नए थे, कुछ 12th से थे, कुछ 11th से थे, कुछ जो है वो 9-10 से भी थे। तो सबको हमने उतना ही प्रयास किया कि अच्छे से डिस्कस कर सकूं। तो ये मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर था, उसका ये सवाल था। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।